दोस्तों, इस भाग में हम अमेरिका के ओहायो राज्य से गायब हुए लोगों के कुछ सच्चे केसेस के बारे में बात करेंगे। इस लिस्ट में कई सारे नाम ऐसे भी थे जिनके केसेस मैंने आपको ऑलरेडी मिसिंग 411 की सीरीज में सुना दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें दोबारा यहाँ नहीं सुनाऊंगा। उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट से सुन सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन केसेस की तरफ। कैरोलिन पीटरसन, तारीख 20 अगस्त 1947, जगह मैरियन से 10 मील दूर ओहायो, उम्र 20 महीने। पीटरसन परिवार का घर डेलवेयर विल्डरनेस एरिया में डेलवेयर लेक के नज़दीक था। ये एक अलग थलग इलाका है। 20 अगस्त 1947 को कैरोलिन की मां ने उसे अपने बैकयार्ड में खेलने के लिए खुला छोड़ दिया और अपने घर के कामों में चली गई। कोई देर बाद जब मिसेस पीटरसन लड़की को देखने वापस आई तो वो वहां से गायब थी। परिवार वालों ने आसपास के खेतों में देखा लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। तब पीटरसन्स ने कानून से मदद मांगी। जल्द ही फॉर्मल सर्च शुरू हो गई। इस खोजबीन का जिम्मा मैरियन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने उठाया था, जिसको शेरिफ लीरॉय रेटरर लीड कर रहे थे। कैरोलिन के लापता होने के कुछ देर बाद ही मैरियन में जबरदस्त तूफान आया और कई इंच की बारिश भी हुई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए खोजबीन को रोकना भी पड़ा। भारी बारिश के बावजूद भी खोजी और वॉलंटियर्स पानी के स्रोतों, खेतों और पुराने कुओं तक में खोजबीन करते रहे। शेरिफ के मुताबिक इस खोजबीन में एक समय पर 1000 से भी ज्यादा लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। 48 घंटों की खोजबीन के बाद शेरिफ रेटरर ने खोजबीन को यह कहकर बंद करवा दिया कि उन्हें लगता है कि लड़की का अपहरण किया गया है। शेरिफ के मुताबिक इतनी खोजबीन के बाद उसे मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उस उम्र का कोई भी बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। टेलीग्राफ हेरोल्ड के अखबार में छपी खबर के मुताबिक उसके पिता चार्ल्स पीटरसन और शेरिफ लीरॉय रेटरर का मानना है कि बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया है। उन्हें ऐसे कपल्स पर शक है जिनके बच्चे ना हो। 23 अगस्त 1947 को एक लोकल किसान सैमुअल एल्मेंडिंगर अपने खेत की दूरी से चल रहे थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। हालांकि उस समय उनके खेत पर किसी को होना नहीं चाहिए था। उन्हें आवाज अपने खेत की बाउंड्री की तरफ से आ रही थी, जो कटीली तारों से घिरा हुआ था और जिसके आसपास काफी ज्यादा हरियाली और जंगली पेड़ उगे हुए थे। जब सैमुअल किसी तरह से उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें उस सख्त झाड़ियों के बीच कैरोलिन पीटरसन मिली, वो भी जिंदा। लड़की के हाथों पर ब्लैकबेरी के दाग लगे हुए थे, लेकिन जब वो मिली तब वो जमीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ खेत की फेंस वायर पर थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो उन वायर्स को पकड़कर खेल रही हो। उन्होंने लड़की को उठाया और पीटरसन के फार्म पर ले गए। कैरोलिन को चेकअप करवाने अस्पताल में ले जाया गया। उसकी बॉडी पर ढेरों छोटी खरोचों के निशान थे, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छी कंडीशन में थी। डॉक्टर्स इस बात को समझा नहीं पा रहे थे कि आखिर 4 दिन से गायब ये लड़की इतने सख्त मौसम और जगह में सही सलामत कैसे बच पाई है। जेरी ली हफमैन, तारीख 5 अगस्त 1948, जगह फाइलो ओहायो, उम्र 3 साल। फाइलो ओहायो जैन्सविल से करीब 7 मील दूर पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर है। ये एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी महज 800 लोगों की है। 5 अगस्त 1948 को जेरी ली हफमैन अपने कुत्ते लेडी के साथ अपने फैमिली फार्म पर खेल रहा था। शाम करीब 6 बजे जेरी के पिता डैन हफमैन उसे देखने के लिए गए, लेकिन ना ही उन्हें लड़का दिखाई दिया और ना ही कुत्ता उन्हें वहां मिला। मिस्टर हफमैन ने फार्म के अहाते में छानबीन की और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में आखिरी छोर पर बच्चे के कपड़े मिले। मिस्टर हफमैन जेरी की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। लोकल शेरिफ और स्टेट पुलिस दोनों उनकी मदद के लिए हफमैन के घर पहुंचे और ऑफिशियल खोजबीन शुरू हुई। इस खोज में मदद के लिए आसपास के किसान और दूसरे पड़ोसी भी शामिल हुए
और 200 से ज्यादा आदमी मकई के खेतों में छानबीन करने लगे। पूरी रात लड़के की तलाश लगातार चलती रही। अगली सुबह 6 बजे परिवार का कुत्ता लेडी घर वापस लौट आया। मिस्टर हफमैन ने कुत्ते को शांत किया और उससे जेरी ली के बारे में पूछा। मिस्टर हफमैन और पड़ोसी कुत्ते का 1 मील तक पीछा करते रहे और फिर वो एक फेंस वायर तक पहुंच गए। इस वायर फेंस पर उन्हें जेरी ली मिला। उसका एक पैर फेंस में अटका हुआ था और उसकी गर्दन पर जंगली झाड़ियां लिपटी हुई थी। लड़का बेहोशी की हालत में था और नीला हो रहा था। बाहर का तापमान उस समय 50 डिग्री फ़ारेनहाइट था और जेरी ली बिना कपड़ों के था। जेरी ली को बेथेस्डा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसे सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में माना गया। जेरी ली ने कभी नहीं बताया कि आखिर वो क्यों वहां गया था या इस पूरे समय में उसके साथ क्या हुआ था। ना ही उसने ये बताया कि आखिर इतनी ठंड के बावजूद भी उसने अपने कपड़े क्यों उतार फेंके थे। रैंडी मोए, तारीख 8 जनवरी 1960, जगह वर्नॉन टाउनशिप, ओहायो, उम्र 3 साल। रैंडी और उसका परिवार वर्नॉन, ओहायो के बाहरी इलाके में रहा करते थे, जो काफी रूरल कम्युनिटी थी। 8 जनवरी 1960 को करीब 3:30 बजे रैंडी 2 कुत्तों के साथ था। तभी किसी रहस्यमय वजह से कुत्ते जंगलों में भागने लगते हैं और रैंडी उनके पीछे दौड़ता है। जब रैंडी की मां बाहर पोर्च में आई तब उन्हें दूसरे बच्चों ने बताया कि रैंडी चला गया है। तब लड़के की खोजबीन शुरू हुई। रैंडी मोए को ढूंढने के लिए 400 लोग आए। पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स, ब्लडहाउंड कुत्तों, सिविल डिफेंस वर्कर्स और ऑफ ड्यूटी फोरमैन की मदद ली ताकि वो रैंडी को ढूंढ सके। अभी लड़के को गायब हुए 17 घंटे हो चुके थे। 2 खोजी उसके घर से करीब 1.5 मील की दूरी पर थे। तभी उन्हें एक पानी के स्रोत के पास झाड़ियों के बीच लड़का दिखाई दिया। जल्द ही पुलिस ऑफिसर को वहां बुलाया गया, जहां रैंडी मिला था और उन्होंने उसे अस्पताल में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इस हादसे के बारे में गैजेट मेल ने एक कहानी छापी थी। रैंडी मुश्किल से ही सांसें ले रहा था, उसकी आंखें भी घूम गई थी। लड़के को अस्पताल में ले जाया गया, जहां बताया गया कि लड़का सदमे में है, लेकिन उसके अलावा वो ठीक था। 2 दिनों बाद लड़के को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 2 दिनों बाद शेरिफ वेन मम्मा ने रैंडी से उसके हालात के बारे में सवाल पूछे, लेकिन रैंडी ने बात करने से मना कर दिया। रैंडी के पिता जॉन मोए ने रैंडी के जिंदा बचने को एक चमत्कार बताया। रैंडी का एक कुत्ता उसी इलाके में बाद में ढूंढ लिया गया। रैंडी की कंडीशन जब वो मिला वो ऐसी थी जैसी कंडीशन में कई सारे बच्चे मरे पाए जाते हैं। इसलिए ये राहत की बात है कि रैंडी को समय रहते ढूंढ लिया गया, वरना उसका भी वही हाल होता जो कई सारे बच्चों का होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ओहायो के केसेस। होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं पेंसिल्वेनिया के राज्य के कुछ केसेस की तरफ। पेंसिल्वेनिया में हमारे पास कई सारे लापता लोगों के केसेस हैं जो मिस्टीरियसली गायब हो गए। इन लोगों की एज भी 2 साल के बच्चे से लेकर 64 साल के दादाजी तक जाती है। 1934 से 1957 के बीच सबसे ज्यादा लोग इस राज्य में गायब हुए थे। वुल्फे, तारीख 8 जुलाई 1982, जगह गिरार मैनोर, पोर्ट्सविल, पेंसिल्वेनिया, उम्र 10 साल। ये काफी पुराना केस है, इसलिए इसके रिलेटेड ज्यादातर आर्टिकल्स लिखे नहीं गए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में 19 जुलाई 1882 में इसमें एक रिपोर्ट छपी थी। आर्टिकल के मुताबिक 10 साल का लड़का एक अमीर किसान जॉर्ज वुल्फे का बेटा था। उनका घर काफी रूरल एरिया में था जो कैटाविसा वैली, पेंसिल्वेनिया में है। उनके घर के चारों ओर फेंसिंग की हुई थी और वो लड़का गूंगा और बहरा भी था। किसी समय दोपहर में यार्ड का फेंस खुला हुआ था और किसी तरह से उनका बेटा वहां से निकल जाता है। कई घंटों तक परिवार ने लड़के की गुमशुदगी को महसूस ही नहीं किया। फिर जब उन्हें पता चला कि वुल्फे गायब है, उन्होंने लोकल लोगों की मदद से 25 लोगों ने मिलकर आसपास के जंगलों में लड़के की तलाश की।
अगले 6 दिनों तक खोजबीन चलती रही और आखिरी छठे दिन खोजियों की तादाद बढ़कर 250 हो गई। खोजियों को ऐसे दलदल में खोजबीन करनी पड़ी थी जो सांपों से भरा हुआ गहरा जंगल था और बहुत सारी कठिनाइयों वाला रास्ता था। छठे दिन जॉर्ज वुल्फे को अपने घर से 5 मील दूर एक पत्थर पर उनका बेटा बैठा हुआ मिला। आर्टिकल्स के मुताबिक उसके शरीर पर सांप और दूसरे कीड़ों के काटने के निशान थे और कई सारे खरोंचें भी उसे लगी हुई थी। इस आर्टिकल में लास्ट में लिखा है कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहना हुआ था और उसके बाकी कपड़े गायब थे। बैचमैन, तारीख 10 जून 1883, जगह पोर्ट्सविल पेंसिल्वेनिया, उम्र 4 महीने। जॉन बैचमैन, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे आफ्टरनून वॉक के लिए अपने फेवरेट स्पॉट पर जाते हैं। परिवार ने 4 महीने के नन्हे बच्चे को पालने में सुला दिया था और उसे वो अपने खुले घर में ही छोड़ आए थे। ये घर टम्बलिंग रन वैली, जो ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया में है, उसके काफी रूरल इलाके में था और हालांकि घर को लॉक नहीं किया गया था, लेकिन उनका फैमिली डॉग वहां पर पहरा दे रहा था। अभी परिवार को बाहर गए कुछ मिनट गुजरे ही थे कि उन्होंने कुत्ते के भौंकने की भयानक आवाजें सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जिसने उन्हें वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। बैचमैन्स परिवार जल्दी से घर की ओर बढ़ा और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बच्चा पालने में से गायब था, लेकिन घर की किसी भी दूसरी चीज को छुआ नहीं गया था। पूरी रात परिवार जंगलों में नन्हे बच्चे को तलाश करता रहा, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। अगली सुबह वो लोग पोर्ट्सविल गए और उन्होंने शेरिफ और लोकल लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद दोबारा बच्चे की तलाश शुरू हुई, लेकिन वो शिशु अब भी नहीं मिला। जहां वुल्फे गायब हुआ था, बैचमैन भी उस इलाके के नजदीक ही गायब हुआ था और मुझे ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिले जिनमें यह लिखा गया हो कि बैचमैन कभी मिला भी था। डेविस, तारीख 9 मई 1888, जगह बॉयसविल, न्यूयॉर्क, उम्र 30 महीने। मुझे एक आर्टिकल मिला है जो मिलार्ड डेविस की बेटी की गुमशुदगी पर लिखा गया है। डेविस परिवार बॉयसविल, न्यूयॉर्क में रहा करते थे, जो कैट्सकिल माउंटेन में बसा है। जो आर्टिकल मैंने पढ़ा वो न्यूयॉर्क में 15 मई 1888 को छापा गया था। कहानी कुछ इस तरह है कि लड़की गायब हो जाती है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू होती है और वो एक मछुआरे को एक बड़ी सी खाई के पास मिलती है, जिसके बाद वो मछुआरा उसे लेकर उसके पेरेंट्स के पास जाता है। ये छोटी सी लड़की ने अपनी कहानी कभी नहीं बताई और वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। जब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि वो पूरी रात कहाँ सोई थी, तो उसने कहा, पापा, मैं जंगल में एक बड़े से भालू के पास सोई थी। लड़की से कई बार यही सवाल किया गया, लेकिन उसका हर बार जवाब यही था कि वो किसी बड़े से भालू के पास सोई थी। लोगों को भी इस बात पर यकीन आ गया था कि वो किसी बड़े से भालू के पास थी और किसी वजह से उस दानव ने इस मासूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये कहानी कई सारी दूसरी कहानियों से मेल खाती है, जहां बच्चों को भालू उठा ले जाते हैं या वो भालू के साथ सोते हैं, लेकिन हर बार भालू उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं सोचता हूँ कि क्या वो सचमुच में कोई भालू ही था, या ये मासूम जिसे भालू समझ रहे हो दरअसल वो भालू ना हो, बल्कि वो कोई बिगफुट हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि भालू से इतनी सूझबूझ की उम्मीद कोई नहीं रखता। ये बच्चे भालू के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्हें बिगफुट के बारे में नहीं पता। तो क्या ऐसे मुमकिन है कि वो कोई भालू नहीं बल्कि बिगफुट रहा हो? श्रोताओं को मैं ये भी बता दूं कि जहां डेविस मिली थी वो जगह एक खाई के पास थी और वो खड़ी हुई थी, लेकिन उसके आसपास उसके पैरों के निशान नहीं थे। मैरी शॉल्टस 3 साल, अगस्टस स्टेनकर 4 साल, तारीख 21 अप्रैल 1897, जगह हेजल्टन, पेंसिल्वेनिया। मैरी शॉल्टस और अगस्टस स्टेनकर हेजलब्रुक के एक छोटे से गांव में रहते थे, जो हेजल्टन से 2 मील दूर है।
21 अप्रैल को दोनों बच्चे अपने घर के पीछे खेल रहे थे कि तभी किसी समय वो जंगल में निकल जाते हैं। जल्द ही उनके पेरेंट्स को ये रियलाइज होता है कि बच्चे वहाँ नहीं हैं और उन्होंने उन्हें खोजना शुरू किया। इस कम्युनिटी में दर्जन भर से ज्यादा घर नहीं थे और उन सभी पड़ोसियों ने मदद में हाथ बटाया। जिस इलाके में ये बच्चे रह रहे थे वो इलाका काफी दलदली था और उसके नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा पहाड़ भी था। ये खोजबीन कई दिनों तक चली और आसपास के जंगलों को छान मारा गया, यहाँ तक के पहाड़ को भी, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद सभी को ये आशंका होने लगी कि कहीं उनका अपहरण न कर लिया गया हो। बच्चों को ढूंढने के लिए उनकी फैमिलीज न्यूयॉर्क तक चली गई, लेकिन उन बच्चों को किसी ने भी नहीं देखा था। 6 जुलाई 1987 को एक बेरी पिकर हेजलब्रुक की पहाड़ी की पिछली साइड में बेरीज इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसे 2 बच्चों की लाशें मिली। ये बॉडीज काफी ज्यादा हद तक डिकम्पोज हो गई थी, लेकिन उन्हें पहचान लिया गया। ये वही 2 बच्चे थे, मैरी और अगस्टस। एक आर्टिकल में लिखा गया है कि जहां लाशें मिली थी उस इलाके को पहले ही अच्छी तरह से छान मारा गया था, लेकिन तब वहां कुछ भी नहीं था। ये काफी अजीब केस है जहां दोनों बच्चे मरे पाए गए। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है जहां 2 लोग मरे पाए गए हो। उनकी मौत की वजह के बारे में भी आर्टिकल्स में नहीं लिखा गया है, जबकि अप्रैल में मौसम भी सख्त नहीं होता है। तो आखिर क्या वजह थी कि वो दोनों मारे गए और दोनों की लाशें भी आसपास ही क्यों मिली? सिम्पसन, तारीख 27 मई 1901, जगह क्रेस्को स्ट्रोटबर्ग, पेंसिल्वेनिया, उम्र 3 साल। ये एक और ऐसा केस है जहां आर्टिकल में गुमशुदा का पूरा नाम नहीं दिया गया है। 28 मई 1901 के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इस लापता लड़की को फ्रैंक सिम्पसन की बेटी कहा गया है। आर्टिकल्स के मुताबिक लड़की अपने परिवार के साथ खेल रही थी कि तभी किसी वजह से वो जंगलों में निकल जाती है। बच्चों ने उसे वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। फैमिली ने आसपास के लोगों से मदद मांगी और जंगलों में उसकी तलाश की गई, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। इस आर्टिकल में लड़की की गुमशुदगी को लेकर और ज्यादा जानकारी तो नहीं लिखी गई थी, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस लिखा था जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि लड़की को एक भालू ने आसपास के जंगलों में उठा लिया है। इस वाक्य का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा गया था कि आखिर फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि किसी भालू ने उसे अगवा कर लिया हो। जेम्स ग्लास, तारीख 12 मई 1905, जगह ग्रीली, पेंसिल्वेनिया, उम्र 4 साल। मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स ग्लास अपने बेटे जिमी को लेकर अपने घर न्यू जर्सी से निकलकर ग्रीली, पेंसिल्वेनिया के बाहर के कॉटेज पर जाते हैं। मिस्टर ग्लास ईरी रेलरोड में एक ऑडिटर थे और वो अपनी समर की छुट्टियां पेंसिल्वेनिया में बिताया करते थे। इस वैकेशन पर एक दिन जिमी अपनी मां के साथ ग्रीली पोस्ट ऑफिस पर जाता है। ये पोस्ट ऑफिस उनके समर होम से 300 फीट की दूरी पर था और जहां तक साफ रास्ता जाता था। मिस्टर ग्लास ने जिमी और उसकी मां को जाते हुए देखा था। मिसेस ग्लास ने पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर अपनी चिट्ठियां डाली और जब पलटकर उन्होंने जिमी को देखा तो वो वहां से गायब था। उन्होंने जल्दी से आसपास देखा और दौड़कर अपने हस्बैंड को बुलाने चली गई। कुछ ही देर में कई सारे लोग जिमी को तलाश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी इस खोजबीन में शामिल हो गई, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। जिमी ग्लास के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उसके पिता ने कई बार यह आशंका जताई कि उसका अपहरण कर लिया गया है। उनका कहना था कि उन्हें बिना बताए जिमी कहीं नहीं जा सकता था। ये स्टेटमेंट उन्होंने कई बार मीडिया में दिए थे। अगले कुछ सालों तक वो लोग जिमी को पूरे अमेरिका में तलाश करते रहे। जब भी अमेरिका के किसी कोने में किसी बच्चे की खबर मिलती जो जिमी जैसा दिखाई देता हो, वो लोग उसे देखने के लिए वहां दौड़ पड़ते। लेकिन इन सारी खोजबीन के बाद भी जिमी कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी कुछ लापता लोगों की सच्ची कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।